ज्ञान स्पर्धा के में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं आपका मित्र के चंचल आज पुनः उपस्थित हूँ बाल विकास सीडीपी के साथ ज़बरदस्त का टॉपिक लेकर के, जो कि एक सेट है 30 क्वेश्चन का। और इसमें हम समझेंगे डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्मोर्फिया, कैलकुलिया, जो कि एक बच्चे के अंतर्गत विकार होता है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। और ये भी समझेंगे कि बच्चे कितने प्रकार के होते हैं और बच्चे कौन कौन से होते हैं। तो चलिए चलते हैं टॉपिक पे। अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। जाहिर सी बात है कि अब एग्ज़ाम बहुत करीब है और सीटेट का रिजल्ट भी आने वाला है, तो जल्दी से हम इसको एक बार देख लेते हैं। सारे क्वेश्चन हैं, आज हम आपको 30 क्वेश्चनों से संबंधित उत्तर का व्याख्यान करेंगे। आइए चलते हैं टॉपिक पे। पहले लिखा है कि शिक्षण सहायक सामग्री के लाभ, मतलब जो सिखाने वाली जो सहायक सामग्रियां हैं उसमें कौन कौन से लाभ होते हैं और वो किस प्रकार जो हमारा चैप्टर होता है बच्चों की अपेक्षा सरल बन जाता है। तो हम सिर्फ उत्तर ही बताएंगे, आज ऑप्शन नहीं बताएंगे। आते हैं टॉपिक पे सीधा। तो उत्तर इसका होगा इससे पाठ जो सहायक सामग्रियां होगी, पेन हो गया, पेंसिल हो गई, कलम हो गया, जो इनसे क्या होगी हमारी जो इससे पाठ अत्यधिक सरल और रोचक तथा मनोरंजक बन जाता है। कहने का मतलब पाठ सामग्रियां का मतलब होता है पठन पाठन से जितनी भी सामग्रियां होती है उसमें बच्चे जो भी यूज कर लेते हैं पढ़ने से संबंधित, वो सारी सामग्रियां पढ़ने में क्या होता है इससे पाठ अधिक सरल, रोचक तथा मनोरंजक बन जाता है। अगला क्वेश्चन आते हैं, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में कैसे क्या मदद करती हैं। तो क्या है, एक साधक है। क्या है, साधक है। साधक का मतलब एक साधन है। पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हम किसी भी जानकारी के बारे में से अवगत हो जाते हैं तथा उसका नॉलेज हमारे अंदर भर जाता है। और उसके बाद प्रश्न 3 है, पाठ्य पुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए। बहुत जबरदस्त का एक प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक की भाषा हमारे मतलब कैसी होनी चाहिए। तो ये है कि बच्चों के घर समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। अगर हमारा जो पाठ्य पुस्तक है, हमारा पाठ्य पुस्तक अगर अंग्रेजी है तो हमारा वातावरण भी अंग्रेजी और वहाँ के समुदाय से अगर मिलता जुलता, वहाँ के समुदाय वाले भी अंग्रेजी अगर बोलते हैं तो हमें अंग्रेजी भाषा सीखने में सुलभ, जल्दी हम सीख जाएंगे। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि बच्चों के घर और समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। हमें हिंदी और विषयों के अपेक्षा हम हिंदी जल्दी क्यों सीख जाते हैं, क्योंकि हमारे समुदाय में, हमारे आसपास, हमारे जनसंचार में अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग किया जाता है। इस करके हम हिंदी भाषा को सीख जाते हैं। अगला है प्रश्न 4 है, प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भाई, विभिन्न संदर्भों में भाषा के अवसर प्रदान करना। कहने का मतलब प्राथमिक कक्षाओं में विभिन्न संदर्भों में बच्चों को चित्रात्मक पाठ का अध्ययन कराना, बच्चों को एक समूह में बैठा करके किसी पाठ को समझाना, बच्चों को प्रश्न में बहुविकल्पी प्रश्न दे करके समझाना। कहने का मतलब बच्चों को प्राथमिक स्तर पे उनको तमाम बहुत सारे संदर्भों में भाषा के अवसर प्रदान कराना चाहिए, जिससे उनके अंदर अधिक से अधिक ज्ञान का संचार हो सके। प्रश्न 5 है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है भाषा की पाठ्य पुस्तक में। तो पाठों का उद्देश्य पूर्ण चयन, पाठों का उद्देश्य पूर्ण चयन होना चाहिए कि पाठों का अगर हम शुरू कर रहे हैं तो उसको किस प्रकार अध्ययन करें। एक हमारा विचार बना लेना चाहिए कि इस पाठ को इतने समय में हमें समाप्त करना है और उसे किस प्रकार पढ़ें कि वो हमें अधिक से अधिक उसके बारे में जानकारियां मिल सके। आकलन क्या है, प्रश्न नंबर 6, आकलन क्या है, भाषा सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। इसमें क्या कहते हैं कि हम कोई भाषा सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं, किसी भाषा को क्या कर सकते हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जब सिखाता है तो उसके अंदर तमाम प्रकार का ज्ञान होने लगता है। अगर वो इच्छुक व्यक्ति है तो जल्दी सीख जाता है,
अगर किसी विषय पे हम अगर चर्चा करते हैं, अगर उसे सीखना चाहते हैं तो क्या करते हैं, हम उस टॉपिक के द्वारा हम अधिक सीख जाने की क्षमता रखते हैं, तो जल्दी सीखने का काम हमारा हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो आकलन है, जो सीखने का तरीका है, वो एक प्रक्रिया अभिन्न अंग है। ये अनगिनत चलता जाता है, कभी नॉन स्टॉप नहीं होता। हमेशा बच्चा जन्म ले लेता है तो मरणोपरांत तक कुछ न कुछ सीखता ही रहता है, जिसके उसके अंदर आकलन का विकास होता रहता है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 7, भाषा में आकलन संभव है? भाषा में आकलन संभव है? तो उत्तर है सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान अवलोकन द्वारा। कहने का मतलब अगर आप एक अध्यापक है, अध्यापक कक्ष में पढ़ा रहा है तो बच्चे किस प्रकार सीख रहे हैं उनके ऊपर उनके अवलोकन के द्वारा निर्भर करता है। अगर बच्चे पाठ में रुचि ले रहे हैं तो जल्दी सीख जाएंगे। उसके बाद है प्रश्न 8, प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने का अवसर देना। प्राथमिक स्तर, कहने को प्राथमिक स्तर में बच्चे बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, उनको हम अधिक से अधिक किसी भी विषय में चित्र दिखा करके समझाएंगे तो उनको अधिक सीखने का प्रयास किया जा सकता है। अधिक वो सीख सकते हैं, ज्ञानों का अधिक से अधिक उनके अंदर संचार हो सकता है और उनसे प्रश्न पूछने का अवसर देना चाहिए और उन्हें बोलना चाहिए कि आपने इस चित्र में क्या सीखा, तो बताएंगे, प्रश्न पूछेंगे, प्रश्न पूछवाना चाहिए कि आप बताओ इसमें ये क्या है, ये क्या है। सारा चित्रों के माध्यम से हमें समझाने से बच्चों के अंदर जो भी उसकी नैतिकता होती है, बौद्धिकता होती है, क्षमता होती है, वो उसका विकास होने लगता है। और क्या करता है, चित्रों और प्रश्न पूछने के अवसर से उसके दिमाग में उसकी बौद्धिक क्षमता बढ़ती है और वो क्या होता है, विकास ज्ञान के तरफ बढ़ता है। प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना, यह किस प्रकार की भाषा से संबंधित है? तो यह भाषा सीखने सिखाने के आकलन के तरीका से संबंधित है। कहने का मतलब है प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना। कहने का मतलब कोई पाठ जब पढ़ाया जाता है तो उसमें पाठ पढ़ाने के बाद प्रश्न पूछा जाता है कि बच्चे आप इस अध्याय से क्या सीखे, तो बच्चे प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं कि हम इस पाठ से जो भी जानकारी आपने दी उसमें से मैंने ये भाषा को सीख लिया। उसके बाद परिचर्चा में भाग लेना, जो पढ़ाया जाता है उसमें भाग लेने का हिस्सा जो होता है वो परिचर्चा कहलाता है। उसके बाद जो वर्णन करते हैं, पाठ में अगर बोल दिया गया कि रामायण में राम की भूमिका क्या थी, तो उसमें बोला जाएगा कि रामायण में राम की भूमिका एक दशरथ के श्रेष्ठ पुत्र के बारे में वर्णन कर रहा है, तो ये वर्णन किया जाता है। या तो हम कह सकते हैं कि प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना भाषा सीखने सिखाने के आकलन के तरीका से संबंधित है। प्रश्न 10 है, गणित को समझने की आवश्यकता है। जो बच्चे गणित नहीं समझ पाते हैं उनमें किस प्रकार की बीमारियों का लक्षण होता है? तो डिस्कैलकुलिया एक ऐसी आवश्यकता है जिससे गणित को समझने में परेशानी होती है। प्रश्न 11 है, डिस्थीमिया किससे संबंधित है? तो डिस्थीमिया गंभीर तनाव की अवस्था है। इसमें क्या हो जाता है कि व्यक्ति गंभीर तनाव से पीड़ित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से संबंधित होता है तो लिखने से। डिस्ग्राफिया में बच्चा लिखने में क्या करता है, सही ढंग से क्या करता है कि सही से नहीं लिख पाता है। अगर लिखा जाता है, अगर लिखना है उसको, अगर उसको सौ लिखना है तो वाज लिखता है। किस प्रकार की होती है, प्रक्रिया हो जाती है। अगर उसे क्लियर लिखा है, न्यूक्लियर लिखना है, न्यूक्लियर लिखना है होता है तो अनक्लियर लिखता है। तो इस प्रकार की उसमें भावनाएं हो जाती है और लिखने में क्या करता है कि नहीं लिख पाता है। उसके बाद है, मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति होने के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो इसमें क्या होती है, अपेक्सिया हो जाता है।
अगर मस्तिष्क के वे सेरेब्रम में क्षति हो जाती है तो क्या करता है, उसमें अपेक्सिया हो जाता है, जिसमें क्या होता है, इंसान भूलने लगता है और भ्रम में पड़ जाता है, भूलने लगता है और सारी चीज़ों को सही ढंग से नहीं कर पाता है। उसके बाद आता है किसका भ्रम संबंध भ्रम से है, भ्रम मतलब भूल जाना, ठीक है। तो डिस्मोर्फिया है, इसमें क्या करता है बच्चा, क्या करता है कि किसी चीज के संबंध का में क्या भ्रम पैदा हो जाता है कि ये इसका सही है कि नहीं सही है, ठीक है, डाउट हो जाता है, मतलब डाउटफुल रहता है, उसमें उसको समझ में नहीं आता है, भ्रम पैदा हो जाता है कि इसका सही है कि नहीं है, संकित में रहता है। उसके बाद है डिस्प्रेक्सिया, एक बीमारी है जिसका संबंध है डिस्प्रेक्सिया, इसका तंत्रिका तंत्र से संबंध है। डिस्प्रेक्सिया कहने का मतलब ये हमारे तंत्रिका तंत्र जानते हैं कि मनुष्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, जिसे क्या करता है, हमारे स्पर्श कर कोई चीज है जो हमारे अंदर टच होता है तो हमें तुरंत हमें इंगित कर देता है, तो उससे डिस्प्रेक्सिया का क्या होता है, संबंध तंत्रिका तंत्र से है, ठीक है। ये बीमारी हो जाती है तो डिस्प्रेक्सिया में क्या होता है कि हमारे तंत्रिका तंत्र ढंग से काम नहीं करता है। पूछ रहा है बालक के प्रकार, जो 16वां क्वेश्चन है बोल रहा है बालक के प्रकार होते हैं। तो बालक के प्रकार कितने होते हैं और कैसे होते हैं, तो होते हैं उत्तर में अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। देखिए बालक में दो प्रकार के होते हैं, बालक अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अंतर्मुखी मतलब वो होता है कि इनमें क्या बहुत सारे प्रकार के बालक दिख जाते हैं, और वो बहुमुखी मतलब बहुत सारे बहुमुखी, उनकी बहुत ज्यादा बुद्धिमत्ता होती है बहुमुखी में, अंतर्मुखी में बहुत कम होती है। बहुमुखी वाले बच्चे बहुत ज्यादा जानते हैं, बहुत ज्यादा जानकार थे, अधिक की कुछ ही समय में अधिक जानकारियां ले लेते हैं, ठीक है। तो अंतर्मुखी और बहुमुखी बालक के प्रकार हैं। प्रश्न 17 है कि सभी बालक में अभिवृत्ति होती है। अभिवृत्ति देखिए एक समान नहीं होती हर बालक में, कहने का मतलब है हर बच्चा के अंदर अलग अलग सीखने की अलग अलग क्षमता होती है। अगर बच्चा 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चों को अगर पढ़ाया जा रहा है तो 10 बच्चों के मस्तिष्क में अलग अलग प्रकार से कॉन्सेप्ट सेट होते हैं, क्योंकि हर बच्चे की जो IQ होती है, बुद्धि लब्धि होती है, वो अलग अलग होती है। तो हम कह सकते हैं कि सभी बालकों की वृत्ति एक समान नहीं होती है। उसके बाद प्रश्न 18 है आकलन। आकलन जिसे हम असेसमेंट कहते हैं, मूल्यांकन की कौन सी प्रक्रिया है, तो आकलन संक्षिप्त प्रक्रिया है। आकलन के द्वारा किसी बड़े चीज को हम छोटे बना करके समझने में क्या करते हैं, सफल हो जाते हैं या सीखने में सक्षम हो जाते हैं। मूल्यांकन शिक्षण एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए किस प्रकार का कार्य करता है। जो मूल्यांकन होता है किसी चीज को भाई मूल्यांकन करना, तो पुनर्बलन मतलब उस बल देने का मतलब कोई है, मान लीजिए कि टीचर है, क्या कहते हैं बच्चों को पेपर दिया, उसके बाद उसको क्या किया, मूल्यांकन किया, उसमें देखा कि बच्चे किस प्रकार का उसमें उत्तर दिए हैं, हाँ, तो उसमें क्या होता है, इसमें पुनर्बलन, उसमें यह होता है कि अगर बच्चे कम सही ढंग से उत्तर नहीं दिए तो उन पे क्या पुनर्बलन, फिर से उसको क्या किया जाए, समझाया जाए बच्चों को कि आप यहाँ गलती किए, आप उसको फिर से क्या कर सकते हैं, दोहराइए और अच्छे से नंबर लाने की कोशिश करिए। उसके बाद है प्रश्न 20, उद्देश्य आकलन उद्देश्य पूर्ण होता है यदि। आकलन कहने का मतलब जो हमारा सीखने की जो क्षमता है वो कब उद्देश्य पूर्ण हो जाती है, इसमें विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। जब कहने का मतलब जब बच्चा क्या करता है, उस डर हो जाता है कि मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, ठीक है, मेरा नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे, और वो तनाव में रहने लगता है। तो तनाव जानते हैं कि हमारा वहीं जब डिप्रेशन में तनाव में हम हो जाते हैं तो हमारी सारी चीजें क्या हो जाती है, अर्थ व्यर्थ होने लगती है। तो उस समय क्या होता है, बच्चा क्या करता है, घबराने लगता है और सही ढंग से वो किसी चीज को नहीं कर पाता है। तो उस समय क्या हो जाती है, आकलन उद्देश्य पूर्ण हो जाती है। 21वां प्रश्न है अधिगम में आकलन किसके लिए आवश्यक है। अधिगम मतलब सीखने में आकलन जो होता है, तो प्रेरणा के लिए। आकलन कहने का मतलब जब हम कोई चीज सीखते हैं तो हमें प्रेरणा के लिए आवश्यकता होती है। हमें कोई अगर प्रेरणा देता है, उसके बारे में बताता है, उसके बारे में समझाता है कि ये चीज ऐसे करना है, इस प्रकार को ऐसे करोगे तो आपको जल्दी ही सफलता मिल जाएगी। तो हमें किसकी अधिगम में आकलन किसका है, प्रेरणा, हमें प्रेरणा इंस्पिरेशन हमें चाहिए होता है ताकि हम अधिक से अधिक किसी ज्ञान को अचीव अच्छे तरीके से कर सके। प्रश्न 22 है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक है। सतत एवं व्यापक बहुत ज्यादा, तो ये लिखता है ये समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार का अवलोकन किया जाता है,
दर्ज किया जाता है और सुधार किया जाता है। कहने का मतलब यह समझने के लिए कि अधिगम किस प्रकार का अवलोकन, मतलब हम किस प्रकार सीख रहे हैं, उसको किस प्रकार हम क्या करते हैं, सीखने के बाद कहाँ हमको उस प्रकार यूज करना है, किस प्रकार उसको बोलना है, किस प्रकार लिखना है और समाज में किस प्रकार उसे व्यक्त करना है। अगर हम कोई चीज सीख रहे हैं तो हमारे में अगर गलतियां हैं जो, तो उसको किस प्रकार सुधार करना है, तो इसके बारे में बताता है। ऐसे विशिष्ट बालक वो होता है जो, विशिष्ट बालक कौन सा होता है, जिसमें मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक रूप से औसत से विशिष्ट हो। कहने का मतलब उसे हर चीज समझने और सोचने और तर्क करने की प्रक्रिया अच्छे से आती हो, उसे हम विशिष्ट बालक में रखेंगे। 24 प्रतिभाशाली बालक वह होता है जो सामान्य बालकों से भिन्न हो। सामान्य बालक जैसे होते हैं जिनमें सोचने समझने का सही तरीका आता है, लेकिन उनसे क्या हो, वो बालक तेज हो, अधिक उनसे सीखने में क्षमता उसके पास हो, उसकी आईक्यू उसकी अपेक्षा ज्यादा हो, तो वो हम क्या कहेंगे, प्रतिभाशाली बालक कहेंगे। पिछड़ा बालक वह बालक होता है, पिछड़ा बालक कौन सा बालक होता है उसके बारे में हम देख लेते हैं, जो अपनी आयु वर्ग के अन्य छात्रों की अपेक्षा बहुत कम शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करता हो। कहने का मतलब है एक क्लास में मान लीजिए कक्षा 5वीं की क्लास में सभी बच्चे कितने साल के हैं, लगभग 10 साल से 12 साल के बच्चे हैं 5वीं में। तो उसमें अगर कोई बच्चा है जो उन बच्चों की अपेक्षा अगर सीख रहा है, सब पढ़ रहे हैं, अगर वो बहुत कमजोर है, तो हम कह सकते हैं कि वह उन बालकों में से पिछड़ा बालक कहलाएगा। ताकि हम वो ये इंगित करता है कि उसको सोचने समझने की जो तर्कता है, क्षमता है जो हर बालकों की अपेक्षा कम है, तो उसे हम पिछड़ा बालक मानेंगे। उसके बाद है आपका प्रश्न 26 है, लिखा है कि 26 है, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन सा बालक आता है। विशिष्ट बालक फिर आ गया, लिखा पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंद बुद्धि बालक, ये सब भी। हाँ देखिए, विशिष्ट बालक, पिछड़ा बालक कभी भी बदल सकता है, कोई जरूरी नहीं कि उसकी जो निश्चित समय है वो पिछड़ापन रहेगी, कभी भी उसमें बदलाव हो सकता है। प्रतिभाशाली बालक और प्रतिभावान हो सकता है, उसे अगर अधिक से अधिक जानकारियां मिलेगी तो वो अधिक से अधिक जानकारियों का हासिल करेगा। मंद बुद्धि बालक जो है, जो कम सीखने वाला, नहीं बोलने वाला है, अगर उसको अच्छा माहौल मिलेगा तो वो भी क्या से हो सकता है, वो भी अधिक तेज हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि विशिष्ट बालक में जो बालक होता है उनके अंतर्गत ये सारी जितने भी बालक हैं इतने सारी सभी गुण उनके अंदर मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो प्रश्न 27 है, प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान की जा सकती है। प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान कैसे की जाती है, देखिए उनमें बुद्धि परीक्षण, उनकी बुद्धि परीक्षण का क्या करके, आकलन करके, या उपलब्धि परीक्षण, किस प्रकार किसी चीज को सीख रहे हैं उसको देख के, या अभिरुचि परीक्षण, या कोई सब्जेक्ट दे दिया गया उसमें ये देख लिया जाएगा कि ये कितना रुचि ले रहा है। अगर रुचि ले रहा है तो हम इससे समझ सकते हैं कि हाँ ये पढ़ने में, सोचने में, समझने में, तर्क लगाने में बहुत सही बच्चा है, तो प्रतिभाशाली छात्रों की अंतर्गत आएगा। अगला है प्रश्न 28, अपराधी बालक कौन होता है, जो असामाजिक कार्य करता है, मतलब समाज के अनुरूप कार्य नहीं करता है, क्या करता है, मार झगड़ा करना, लड़ाई करना, किसी की बात न मानना, चोरी करना, ये क्या है, अपराधी बालक के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न 29 है, समस्यात्मक बालक, झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला, माता पिता की कहना न मानने वाला बालक को समस्यात्मक बालक कहते हैं। कहने का मतलब है कि बच्चा बोला कि मम्मी पापा मुझे कॉपी किताब के लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए, पैसे ले गया और खा गया, और झूठ बोल दिया कि मैंने क्या किया, कॉपी किताब खरीदा था और वो कक्षा में खो गई, कोई ले लिया, ठीक है। और चोरी करने वाला बालक, चोरी करने वाला बालक किसी की चीज की अच्छी देखी, उसकी उस वस्तु को चुरा लिया, वो क्या कहेगा, समस्या पैदा कर दिया, पकड़ा गया कक्षा में, और क्या हुआ, उसकी बेइज्जती हुई, तो क्या हुआ, घर माता पिता के लिए क्या बन गया, समस्या बन गया। और माता पिता की कहना ना मानना, माता पिता बोलते हैं कि बेटा ये नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, बच्चा नहीं मान रहा है,
तो क्या होता है, समस्या पैदा कर रहा है। अगर बच्चा कहीं जा करके लड़ाई झगड़ा कर देता है, दूसरे बालकों से झगड़ा कर देता है, तो वहाँ समस्या पैदा हो जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समस्यात्मक बालक वो होता है जो झूठ बोलता है, चोरी करता है, माता पिता की बात न मानता है। इस प्रकार की हरकतें करने वाले बालक को हम समस्यात्मक बालक के अंतर्गत रखते हैं। आखिरी और लास्ट है प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है, माने किस प्रकार की विशेषता है। देखिए, वो सामान्य अध्ययन में रुचि रखता है। जो प्रतिभाशाली बालक है वो सामान्य अध्ययन में, जैसे कि हम जो सामान्य हो रहा है, पढ़ाई हो रही है और उसे पढ़ाया जा रहा है तो उसमें भी रुचि ले रहे, खाना बनाया जा रहा है उसमें रुचि ले ले, किसी चीज का गायन हो चाहे नृत्य हो उसमें रुचि ले रहा है, अच्छे तरीके से सीख रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे, प्रतिभाशाली बालक कहेंगे। तो दोस्तों, मैंने 30 प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को समझाया। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि उनको भी अधिक से अधिक इसकी जानकारी मिले, ताकि आपके आने वाली परीक्षाओं में इन सब का ज्ञान हो सके और इनसे आपके परीक्षाओं में क्वेश्चन फंस सके। ठीक है।